आशु ने सब कुछ सुन लियो है। अब न जाने क्या होगा। क्या हुआ? लागे है आशु ने कुछ ना सुना है। रुक्मी, कहाँ है घर के सारे लोग? मुझे जरा उनसे बात करनी है। इतनी ओछी हरकत करने के बाद तारे अट्ठे आने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है बड़े ठाकुर साहब के हाथ थारी मौत लिखी है, इसलिए तू अट्ठा। चला। थारी अट्ठे आने की हिम्मत कैसे हुई? सर्विस रुक्मी ने से अट्ठे बुलाया होगा। जी नहीं, मुझे यहाँ किसी ने नहीं बुलाया है, मैं यहाँ खुद आया हूँ। फोन पर इतना कुछ समझाने के बाद भी तुमने फोन पर जो भी कुछ कहा था उसी की वजह से तो मुझे यहाँ आना पड़ा है रसाल, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ठाकुरों में सच सुनने की हिम्मत है या नहीं, और सच क्या है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और क्या सच बताना बाकी है डॉक्टर साहब? अरे रणवीर ने खुद अपनी आंखों से थारे को रुक्मी को होटल के रूम में। दादी साहब, मैं होटल जरूर गया था, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे रुक्मी से मिलना था, बल्कि इसलिए कि मुझे किसी विक्रम शेखावत का फोन आया था कि उसकी वाइफ बहुत बीमार है और मैं उसके इलाज के लिए तुरंत होटल इंपीरियल पहुंच जाऊं। अगर आप चाहें तो मेरे सारे इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि जो भी मैंने कहा वही सच है। रसाल से फोन पर बात करने के बाद जिस नंबर से विक्रम शेखावत ने फोन किया था उसका पता लगाया मैंने, और वो नंबर होटल इंपीरियर का ही लैंडलाइन नंबर है। वो फोन उसी होटल के रूम नंबर 306 से किया गया था, यानी रूम नंबर 305 में जहां रणवीर ने मुझे देखा था, ठीक उसी रूम के सामने से। होटल फोन करने पे पता चला कि रूम नंबर 305 भी उसी विक्रम शेखावत ने बुक किया था। अब मैं वहां किस लिए गया था ये साबित करने के लिए मेरे पास ठोस सबूत हैं। जब मैं कमरे में पहुंचा तो रुक्मी वहां पहले से ही मौजूद थी। वो रो रही थी, बहुत डरी हुई थी। उसके हाथ में खंजर था। मैंने रुक्मी से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो सोचने वाली बात यह है कि ठीक उसी वक्त रणवीर होटल में क्या कर रहा था। मुझे तो दीप भाई साहब ने फोन किया था। उन्होंने मुझे बताया कि होटल इंपीरियल में उन्होंने तुम्हें और रुक्मी को एक साथ देखा है, इसलिए मैं सच जाने चला आया। मैं तो उस होटल इंपीरियल अपने कहीं से मिलने गया था, वहां मैंने इन दोनों को देखा। तुम्हारे से चुप रहा ना गया, उसके लिए मैं तारे को फोन किया। पर अभी भी इस सवाल का जवाब तो ना मिले है कि रुक्मी वहां क्या करने गई थी। बोल रुक्मी, क्यों गई थी तू होटल में? बोलो जीजी। जीजी, हमारे को आप पर पूरा विश्वास है कि आपके पास होटल जाने की जरूर कोई वजह होगी। जीजी, हमारी खातिर कुछ तो बोलो। बोलो जीजी। रुक्मी, मारे भरोसे के खातिर बोल दे। मैंने कुछ ना कहना है। आपको मारी सौगत। आज आप चुप रही तो हरा मरा मुंह देखोगी। फिर बताओ कि आप होटल क्यों गई थी? भारे को धमकाया गया था।
जे मैं होटल ना गई तो तुम्हारे सगों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। किसने धमकाया था तारे को? नाम बताओ उसका रुक्मी। बोलो जीजी, बोलो। जरूर उस विक्रम शेखावत ने इसे डराया होगा, है ना रुक्मी? पापा साहब चिंता ना करो, मैं उस विक्रम शेखावत को ढूंढ निकालूंगा। देखता हूं कौन है ये जो हमारे हवेली की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही हो। अब तो आप सबको दिलासा मिल गया ना कि हमारी जीजी निर्दोष है। ये अपनी जान दे सके है लेकिन अपनी चुनरी पर दाग ना लगने देगी। आशु ने इनके हाथ में खंजर देखी और ये तो हमारा बचपन का दोस्त है। वो इन्हें इस हाल में कैसे देख सकता था? कैसे इन्हें अकेला छोड़कर वो वहां से चला जाता? निर्दोष होने के बावजूद भी भारी जीजी को इतनी भयानक सजा मिली। बस मैं यही सच बताने आया था और मेरा यहां आना सफल हो गया। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से रुक्मी की जिंदगी में और तकलीफ आएगी तो आज के बाद मैं रुक्मी के रास्ते से कभी नहीं गुजरूंगा। हमारी जीजी को निर्दोष साबित करके हमारे प्रण की लाज रख लिकाना था। अब मैं आपके सामने ही पानी पीकर अपना व्रत तोड़ूंगी। तूने हमारी खातिर प्रण रखा था? हाँ जीजी, मैंने कान्हा से कहा था कि जब तक आप पर लगाए गए सारे लांछन दूर ना हो जावे मैं ना पानी पीऊंगी ना कुछ खाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा जीजी, सब ठीक हो जाएगा। जिसके पास अपनी छोटी बहन का इतना घना प्रेम और विश्वास हो उसके साथ कुछ बुरा ना हो सके। खेल बिगाड़ दियो। वो तो ठीक हुआ कि रुक्मी ने अपनी जबान ना खोली, वरना यश की जगह पापा साहब मारे को मौत के घाट उतार देते। पर उस रुक्मी में अचानक इतनी हिम्मत कट्टे से आ गई, वो भी मारे सामने खड़े होने की, हमारा फोन चुराने की। किसी न किसी तरह मारे को हमारा फोन दूर निकालना पड़ेगा, मरने रुक्मी से सच उगलवाना पड़ेगा। बता, हमारा फोन कटे हैं, बता। जीजी, जीजी, क्या हुआ? कहीं ना, तुम खाना खा, मैं कर लेती हूँ। 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 खाना खा,
देवउठी 11 है। आज तक तो पूजा की सारी तैयारियां मैं करती रही, पर अब हमारे से न हो पावे वो। तो कल सारी तैयारियां इस घर की बिनरियां करेगी। दादी साहब बिल्कुल चिंता ना करो, जीजी और मैं सारी तैयारियां कर लेंगे। देखना आपको शिकायत का मौका भी ना मिलेगा। राजौत में भी जीजी और मैं ही सारी तैयारी। मासा ने सारी बिंदनियों को आदेश दिया है, घर की दासियों को ना। ये कर रहे हो ऐसा? पद्मा जीजी के फोन से अपना फोन लगा रहे हो। मैंने कहा था ना आपसे कि मैंने आपका फोन तोड़ दिया है और टूटे हुए टुकड़े बचते ना है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि जब अपने आप पर बीतती है तो कैसा लागे है। कुछ न सोच रहे हो है ना? हमारी दया पर जीने वाली हमारे को ताना दे रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! आज तक आपने हमारे ऊपर खड़ो जुल्म किया है और मैं चुपचाप सहती रही, पर अब मैं चुप ना बैठूंगी। अब हमारे को आपसे कोई डर ना है। अब चालाकी बंद कर, हमारे को बताओ हमारा फोन कट है। ये रहा आपका फोन। अब ये टूटे हुए टुकड़े मरने डराने वास्ते काम ना आवेंगे। समय बदलते देर ना लगे हैं कुंवर साहब। मैंने आपका फोन तोड़ दिया कुंवर साहब। और टूटे हुए फोन बजेंगे कौन ही? ये अनाड़ी रुक्मी ये भी ना जाने कि निकली हुई बैटरी दोबारा डाली जा सके, ये पीछे का टुकड़ा जो टूटा हुआ है ये फिर से जोड़ा जा सके। और रही स्क्रीन की बात, इस पे 2-4 खरोचे आने से इसका बजना बंद ना होएगा। बस मेमोरी कार्ड अपनी जगह पे ठीक हो तो अरे मेमोरी कार्ड कटे। ये क्या कर रहे हो आप कुंवर साहब? अभी अठे से चले जाइए, वरना मैं चिल्लाकर ठाकुर साहब। मैंने कहा था ना थारे को मार से डरना होगा। ये देख
इसे कहते हैं मेमोरी कार्ड, और इसमें थारी बर्बादी का सबूत बंद है। ये तुम्हारे को मिल गया, हमारा काम तो हो गया। चलो वैसे तूने सही कहा था, समय बदलते देर ना लगे। जल्दी कर बिंदनी, बाकी सब तो चले गए हैं, तू और मैं ही रह गए। बस 1 मिनट दादी साहब, वो दान का खाना बन रहा है ना, तो मैं भंडारे में देख कर आती हूँ। अरे वो मैं कर लूंगी, तो चिंता ना कर। तू जा, दादी सा कब से थारा इंतजार कर रही है। हाँ, जब तक तू न पहुंचेगी वहाँ पूजा भी शुरू न हो पाएगी। लेकिन दादी साहब जी, खाना ठीक से ना बना तो। छोटी ठकुराइन, खाना मैं भी बनाना जानू। अब ये ले और जा। हाँ, और जब खाना बन जावे तो उसे लेकर तू भी मंदिर आ जाना, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। जी दादी साहब। चल रसाल। जी दादी साहब। आपके रह गया, मैं आपके वास्ते प्रार्थना करूंगी जीजी कि आपके जीवन में भी खुशियां आवे, आपका दुख, आपका अकेलापन सब दूर हो जावे, और आपकी आंखों में कभी आंसू ना आवे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। गाड़ी कहाँ रुक गई? बनने लगे, गाड़ी खराब हो गई है, मैं देखूं। जरा हमारी मदद कर लो, छतरी पकड़ लो। अच्छा, मैं गाड़ी शुरू करके देखता हूँ। अरे अरे रुको, अरे कटे जा रहे, रुको, अरे अरे रुको। हमारे पर दया करो, दया करो खुर्सा, ये जानलेवा खेल बंद कर दो। अपने भाभी से तो बदला ले लियो है ना, आशु को इन सब में घसीट कर उसकी जिंदगी तो बर्बाद ना करो। सिर्फ 24 घंटे की मोहलत है थारे पास। जे इन 24 घंटे में थारा आंसू अठे ना आया तो मैं रणवीर और रसाल की खुशियों में आग लगा दूंगा, जिसकी जिम्मेदार होगी तू और सिर्फ तू। हे भगवान, अब क्या करूं मैं?
8 बज गए? तो साल तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने कहा था ना तुमसे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे उठा देना। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? क्या हुआ? बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे? सब लोग हमारी जीजी पर लांछन लगाते रहे और आप चुपचाप तमाशा देखते रहे। कोड़े बरसाने वास्ते भी तैयार हो गए आप। यानी आप भी हमारी जीजी को दोषी मानो। अजीब हाल है। तुम तो मुझे ऐसे कह रही हो जैसे मैं किसी और की बात मानकर तुम्हारी जीजी पर शक कर रहा हूं। शायद तुम ठीक से समझी नहीं रसा। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी जीजी रुक्मी को उस होटल इंपीरियल में डॉक्टर यश के साथ देखा है। बात समझ में आती है ये? कभी कभी आंखों देखा भी झूठा हो सके ठाकुर साहब। हालांकि जीजी आपके वास्ते सिर्फ एक दासी है, लेकिन हमारे वास्ते वो हमारी जीजी है, आपकी पींदड़ी की जीजी। उनकी ना तो हमारी भावनाओं की कदर की होती है आपने, और जो ये रिश्तों भी आपने खले हैं, तो कम से कम इंसानियत के नाते तो वो तमाशा रोकती हो। तो क्या चाहती हो तुम? क्या करता मैं? वहां बैठकर सबको रोकता और क्या कहता था ऐसा से कि जाने दो, ये रसाल की जीजी है, इसे जाने दो, चाहे फिर वो हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दे। उस दिन तुम्हारी जीजी रुक्मी उस होटल में हमारे खानदान की इज्जत और मान मर्यादा को नीलाम करके आई है। बजाय इसके कि तुम जाकर उससे सवाल करो, तुम यहां मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, मुझे दोषी ठहरा रही हो तुम। हमारे को हमारी जीजी पर पूरा विश्वास है, वो अपनी जान दे सके पर लाज कभी ना छोड़ सके। जे उस दिन वो होटल गई थी तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी, और वो सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा। किसके वास्ते लेके जा रही है? रणबीर वास्ते? उस महारानी वास्ते नाश्ता लेके जा रही है। थारे को मालूम है ना कि उन्होंने मना किया है कि 24 घंटे तक उसे भूखे प्यासे कमरे में बंद रहना है, पानी भी देना मना है। और वैसे भी इतने कोड़े खाने के बाद थारी बहन नाश्ता क्या करेगी? तायासा का तो ये भी हुक्म था कि 24 घंटे तक जीजी को कमरे में बंद रखा जाए, लेकिन आपने कमरे को दरवाजा खोलो और जीजी ने कपड़े धोने भेज दिए। तब आपको तायासा का हुक्म याद ना आया जब आप जानबूझकर हमारी जीजी ने भूखी प्यासी रखना चाहो? थारी इतनी हिम्मत! तुम्हारे से बदतमीजी कर रही है, हमारे से जबान लड़ा रही है उस गुनहगार रुक्मी के लिए। हमारी जीजी कोई गुनहगार ना है, अपने शरीर पर जख्म लिए वो भूखी प्यासी सवेरे से काम कर रही है। ऐसे में उन्हें कुछ हो जाए तू बस कर, बस चंचल। भंवर का नाम लेकर अपनी नफरत ना निकालो। रुक्मी पे कोड़े बरसाए गए। इस घर में मारे रहते इस घर में एक औरत पे अन्याय किया गया। आज तन्ने मारो सर शर्म से झुका दियो भंवर। जिस घर की बिन्नी को घर की लक्ष्मी का दर्जा दियो जातो तो उसी घर में उस पे कोड़े बरसाकर सारी नारी जाति का अपमान किया गया, वो भी थारी आज्ञा से। क्या गलत किया ठाकुर साहनी?
रुक्मी जैसी चरित्रहीन छोरी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी। मैंने ही हुक्म दिया था कि रुक्मणी को भूखा रखा जाए, और अब मैं ही दोबारा हुक्म दे रहा हूं कि जाकर रुक्मणी को खाना खिलाया जाए। मैंने थारे और रणवीर से बात करनी है। रणवीर को लेकर आओ। जी मां साहब। कुंवर सा तो चित पर अड़ गए, पर मैं रसाल की जिंदगी के वास्ते आशु की जिंदगी कैसे दांव पर लगा दूं? हमारे बारे में सोच रही थी क्या? ले, मैं आ गया। तो क्या सोचा है तूने थारे आशु को अट्ठे बुलाने के बारे में? ले, मैं तो भूल गया तू कि थारे पास फोन ना है, लेकिन तू चिंता ना कर, हमारे फोन से फोन कर ले ताकि थारा आंसू अट्ठे जल्द से जल्द आ जाए और हमारे खेल में रंग लावे। ले चल, मैं थारा काम आसान कर देता हूं। मैं उसका नंबर लगा देता हूं, बात कर ले तू। भाई साहब, आप अथे? वो तो मैं इस धोबन को बताने आया था कि हमारे काले शर्ट को धो के इसी कर दे। वो क्या है कि कल सुबह पहनना है, पर थारी बहन भी ना आलसी हो गई आजकल। जी चलो खाना खा लो। मैंने भूख ना है। जीजी, तूने खाया? हाँ मैंने खा लिया। ठाकुर साहब को कभी माफ ना करूंगी, कभी ना। आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और वो चुपचाप सारा तमाशा देखते रहे। ये तो क्या कह रही है रसाल? तू जाने है ना, ठाकुर साहब थारे से सच्चा प्रेम करे है। जी तुम्हारे से सच्चा प्रेम करते ना, इस तरह हमारो काळजो ना दुखाते। वो जाने जीजी कि वो और आप दोनों हमारे जीवन को आधार हो, तो वो क्यों हमारे से हर एक आधार छीनना चाहे? हमारा तो मन भी ना कर रहा है उनसे बात करने का। ना रसाल, तुम्हारी खातिर ठाकुर साहब से झगड़ा ना कर। हमारी वजह से थारी गृहस्थी में कलेश हो, ये हमारे से बर्दाश्त ना होगा। और घर के लोग जो कर रहे हैं वो, यहाँ तक कि ठाकुर साहब भी आप पर लांछन लगा रहे, उसे बर्दाश्त कर पा रही हो आप? जी बताओ मारे को, क्यों गई थी आप आशु से मिलने होटल? क्या वजह थी? जी आपकी चुप्पी को कल रात के मतलब निकलो है, ये तो आपने देख लियो है। अब तो अपनी चुप्पी तोड़ दो। रसाल, तुम्हारे से कोई सवाल ना कर। मैं थारे किसी सवाल का जवाब ना दे सकूंगी।
जो भी देखा हो, हरे को हमारी जीजी पर पूरा विश्वास है। कलेश ही कलेश। ताया साहब, जब तक रुक्मी इस हवेली में रहेगी कोई ना कोई कलेश होता ही रहेगा। मेरी बात मानिए दादी साहब, रुक्मी को उसके मायके वापस भेज दीजिए। हाँ मासा, मेरी भी यही राय है। भंवर, तू तो जाने है कि रुक्मी के माथे के सिंदूर के साथ रणवीर के जीवन की डोर बंधी है, फिर भी तो क्या फायदा ऐसे जीवन का दादी साहब जिसमें मुझे रोज मरना पड़े? और क्या फायदा ऐसी लंबी उम्र का जिसमें ना मुझे चैन है और ना मेरी पत्नी को? मासा, आज तक रणवीर के जीवन के बारे में सोचकर ही मैंने रुक्मिणी को बर्दाश्त किया, पर इस हवेली की मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाने वाली के लिए दोबारा इस हवेली में जगह देने को मारो कलेजो इतना बड़ो कौन है? और यहां से निकलकर वो चाहे जहां चाहे दादी साहब, अपने मायके या उस डॉक्टर यश राठौर के घर, जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुक्मी दोषी है या नहीं ये तो भगवान ही जाने। मारी बात मानो, मारी खातिर रुक्मी को एक मौका और दे दो। मैंने पूरा विश्वास है अब रुक्मी ऐसा कोई भी काम ना करेगी जिससे उस पे या इस हवेली पे कोई लांछन लगे। ठीक है मासा, सिर्फ आपके कहने पर मैं रुक्मिणी को एक मौका और दे रहा हूं। जे रुक्मिणी ने हवेली की मान मर्यादा को जरा भी धक्को पहुंचाया तो उसे इस हवेली को छोड़ के हमेशा के लिए जाना पड़ेगा, और तब आप उसे रोकेंगे कौन? ठीक है। आप तुम्हारी जीजी को विश्वास हो कानादा, क्यों आप हमारी जीजी पर हो रहे हर जुल्म को चुपचाप देख रहे हो? हमारी जीजी के भाग में घने दुख है कानादा, और अब तो उनके चरित्र पर लांछन भी लाक्यों है। मैं जानू कानादा, जीजी हमारे से कुछ छुपा रही है, और क्यों छुपा रही है सिर्फ आप जानो। फिर भी चुप हो। ठीक है, जो आपकी जिद है तुम्हारी भी जिद है। जब तक हमारी जीजी के सर से ये लांछन ना दूर हो जावे तब तक ना मैं अन्न का दाना खाऊंगी ना पानी की एक बूंद पीऊंगी, फिर चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जावे। फैसला आपको करना है कानादा। तू तो जाने है कि थारे मांग का सिंदूर रणवीर के जीवन की डोर हो गए है, इसीलिए तो तू खुद यहाँ दासी बनकर रहने को राजी हो गई थी, अपनी मर्जी से, अपनी ठाकुर सा के वास्ते। तू वैसो के हो गया है कि थारे को अपने आगे और किसी की कोई परवाह को नहीं। आज रणवीर और भंवर दोनों ने मारे से वचन लियो है कि अब थारे से एक भी गलती हो गई तो थारे को यहां से निकाल दियो जावेगो, और तब मैं भी ना रोक पाऊंगी तने। अब तू ही बता मने, थारो मन माने को अट्ठे से जाने वास्ते, रणवीर के जीवन को खतरे में डालने वास्ते, अपने माँ बापू की बची खुची इज्जत सारे गांव वालों के सामने उछलते देखने वास्ते। अब एक बात ध्यान रख, रणवीर का जीवन, रसाल की खुशी, इस खानदान की मान मर्यादा और थारे माँ बापू की इज्जत, सब कुछ अब थारे हाथ में है। अब तो मने इस सब का अंत करना ही पड़ेगा, वरना भारी वजह से ये सारा परिवार सजा भुगतेगा। पर क्या करूं मैं? अपने आप को मारने की कोशिश की, पर भाग्य में मौत भी ना है, और दीप कुंवरसा का खून भी हमारे हाथ की लकीरों में ना है। तो अब क्या करूं?
क्यों ना सारे फसाद की जड़ को ही मिटा दूं? जी सबूत ही ना रहेगा तो दीप को वर्षा भी कुछ ना कर पावेंगे। चलो जी खाना खा लो। मैंने भूख ना है अभी। तू जा, मैं बाद में खा लूंगी। पक्का खा लोगी ना? हाँ। ठीक है मैं चलती हूँ। ये तो दीप भाईसा का फोन है। ये आपके पास आपके कमरे में? वो पता नहीं, मरने में खबर ना है। शायद कपड़ों के साथ आ गया था अठे। मैं कुंवर सा के स्त्री करने वास्ते कपड़े लाई थी ना, उन्हीं में आया होगा। आप चिंता ना करो जीजी, मैं जाकर उन्हें ये फोन दे आती हूँ। अरे नहीं, कहीं मैं नहीं दे दूंगी ना। उनकी स्त्री की कमीज भी देना है। उन्होंने कहा था कि उन्हें कठे बाहर जाना है, इस वास्ते जल्दी है। ठीक है आप जाकर दे आना, मैं चलती हूँ। मन ने माफ करते रसाल, बार बार थारे से झूठ बोलकर मैं अपनी ही आत्मा पर बोझ बढ़ा रही हूँ। पर क्या करूं, थारी खुशी के वास्ते मन ये भी मंजूर है। धनिया डाल के गार्निश करें। आज तो मोहित खाने के साथ साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगे और दिल खोल के मेरी तारीफ करेंगे। मैं टाटा स्काई के एक्टिव कुकिंग सर्विस से खाना बनाना सीख रही हूँ। ये मोहित के लिए तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। मोहित खाना तैयार है। कैसे बताऊं अमूल को कि मेरा बिजनेस डूबता ही जा रहा है।
बेचारी ने तो मेरे लिए अपने गहने तक बेच दिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। वो पैसे भी डूब गए। लो शुरू करो। कितना विश्वास है मूमल को मुझ पर। अरे तुमने अभी तक अपनी पहली रोटी भी खत्म नहीं की। खाना शुरू करो। क्या हुआ मोहित, बिजनेस में कोई परेशानी? नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम इतने परेशान दिख रहे हो और खाना भी नहीं खा रहे हो। देखो मोहित, मुझसे कुछ मत छुपाओ। टेल मी द ट्रूथ। तो तुम सच जानना चाहती हो? तो सच ये है कि जब भी तुम मेरे सामने होती हो तो मुझे खाने पीने का होश बिल्कुल नहीं रहता। मन करता है कि जी भर के तुम्हें देखता रहूं। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। वैसे आज शेफ मूमल खुद अपने हाथों से तुम्हें सर्व करेगी मिस्टर मोहित। ओके मोहित? ओके। वाओ, इतनी टेस्टी सब्जी तो मैंने आज तक नहीं खाई। और ये आलू, ये तो कमाल के बने हैं। थैंक यू। मैं जानती थी कि तुम्हें अलग अलग तरह के खाना खाना पसंद है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए टाटा स्काई के एक्टिव कुकिंग सर्विस से घर बैठे टीवी पर रोज रोज नई डिशेस बनाना सीख सकती हूँ। तो और क्या क्या सिखाया तुम्हारे टाटा स्काई के एक्टिव कुकिंग सर्विस ने? पनीर मक्खन वाला, भिंडी मसाला, काली दाल, स्टफ पराठा, मूली के पराठे, आलू के पराठे और मिक्स वेजिटेबल। क्या हुआ? जब तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की है तो इसका इनाम तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। दादी साहब, इतनी रात हो गई और आप बैठे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको कुछ चाहिए मैं लेकर आऊं? हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस नींद ना आ रही थी। अब इस उम्र में ये सब तो चलते ही रहेगो। पर तू इतनी फिक्की काहे लागे है? कुछ ना दादी साहब, बस वो थोड़ी सी थकान लग रही थी। थकान तो होवेगी ही, ठीक से खानो पीनो ही ना करे है तू। भूखे पेट काम करेगी तो थकान तो होवेगी ही ना। भूखे पेट ना दादी साहब। कब खायो तने? आज मैं तने खाते हुए देखियो ना। वो दादी साहब, मैंने जीजी के साथ उड़ के कमरे में ही खा लिया था ना, इस वास्ते आपने ना देखियो। अब जाकर सो जाओगे तो थकान भी उतर जाएगी। ठीक है, तू जा। जी दादी साहब। को माफ करना कान्हा। मैंने जानबूझकर दादी सा से झूठ बोलियो, लेकिन मैं और क्या करती? मैं दादी सा से अपने प्राण के बारे में कैसे बताती? जब दादी सा को पता चल जाता तो वो ठाकुर सा को बता देती और फिर ठाकुर सा हमारे को प्राण तोड़ने पर मजबूर कर देते।
अब चाहे जो हो जावे, जब तक आप मारी जीजी को निर्दोष साबित ना करेंगे, मैं अपना प्रण ना तोड़ूंगी, ना तोड़ूंगी। हेलो रसाल, कैसी हो? और रुक्मी कैसी है? सॉरी, मैंने इतनी रात को फोन किया, लेकिन मुझे रुक्मी से बात करनी थी। अशोक, क्या जरूरत थी थारे को जीजी ने होटल में मिलने बुलाने की? जब इतनी जरूरी बात थी तो फोन कर लेता या फिर अट्ठे आ जाता। साल मैंने अशोक, तो जाने है कि जीजी ने कितनी परेशानी उठानी पड़ी, सबने मारी जीजी पर कितने लांछन लगाए, पर रसाल ताया साने जीजी को सजा सुनाई, और दीप भाई साने भारी जीजी पर कोड़े बरसाए, और मारी जीजी सबको चुपचाप सहती रही हमेशा की तरह, और सब लोग बस तमाशा देखते रहे। ताया साने हुक्म सुनाए हुए कि थारे को भी हवेली में आने की इजाजत ना है। जी तो अट्ठे आया तो अशोक, थारे को अपनी बचपन की दोस्ती को वास्तव है, तू अब अट्ठे ना आवेगा, और ना ही तू जीजी से बात करने की कोशिश करेगा। अशोक, जीजी पहले से ही घड़ी परेशान है, आज तू चाहे कि उन पर और जुर्म ना हो तो इस हवेली और जीजी दोनों से दूर रहना, समझो? हेलो, दादीसा, आप अभी तक सोई नहीं और यहाँ इस तरह अकेले क्यों बैठी हैं? मारी चिंता छोड़ रणवीर और रसाल की तरफ ध्यान दे। मने उसकी तबीयत ठीक ना लागे है। क्या हुआ है रसाल को? घनी कमजोर लागे है वो। अठे जो कुछ भी हो रहा है उससे घनी परेशान हो गई है बेचारी। लागे है कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाए जावे है। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बड़ी मुश्किल से संभाला है उसने अपने आप को। तू जाकर देख वो ठीक तो है ना? दादी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए जाकर आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, मैं देखता हूं उसे। मैं चली जाऊंगी बेटा, तू जाके उसको देख। जी। रसाल, संभालो अपने आप को, बैठो। चलो पानी पी लो। तुम हर बात पर जिद क्यों कर रही हो रसाल? घर में किसी की बात नहीं सुन रही हो, मेरी भी नहीं। ना ठीक से खाना खा रही हो और अब पानी पीने के लिए भी मना कर रही हो। देखो खुद को, कितनी कमजोर हो गई हो। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? भारे को क्या हुआ है ये आपसे बेहतर कौन जान सके ठाकुर साहब।
देखो रसल, जो भी कुछ हुआ है उसके लिए तुम अपने आप को कब तक परेशान करोगी? अब जो बीत गया उसे गुजर जाने दो, भुलाने की कोशिश करो उसे। कि सचमुच इतना आसान है सब कुछ भुला देना? हाँ, शायद आपके वास्ते है, तभी तो आप उस तमाशे को हिस्सों बढ़ पाए। पर हमारे लिए ये सब भुलाना नामुमकिन है। हो सके है कि समय के साथ साथ जीजी के शरीर के घाव भर जावे, पर भारी मड़ पे लगे घाव कभी ना भर पावेंगे। अरे यार, इतनी रात को भी चैन नहीं आवे लोगों को, रात को भी जान खावे। अरे कटे रे यार। हेलो, अरे कौन बोले? हाँ बोल धनीराम। अरे इतनी रात को फोन क्या, नशा उतारने के लिए क्या है? हाँ बोल। अरे क्या हुआ उसे मामू सा? मन ने कहीं पता, कोई बोले ही कोने। हेलो हेलो, ले मारो तो फोन ही मर गयो और मैं गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं, बैटरी डेड हो गई है। अच्छा मान जाए, ला तारो फोन दे दो, देखो तो सही धनीराम कहीं कह रहे हो। अरे फोन कट गया, शायद कमरे में होगा। अरे मामू साहब बैठ भी जाओ, उस धनीराम के बच्चे को सुबह फोन कर लेना, ऐश करो। वो भी ठीक है। क्या करूं मैं, कुछ समझ में ना आवे। मैंने तो इस फोन के बारे में कुछ पता ना है, तो कैसे मिटाऊं उस सबूत ने? क्या करूं? दिन निकलने से पहले मैंने कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी सुबह उठकर दीप कुंवर से ने पता चल गया कि उनका फोन उनके कमरे में ना है, तो उन्हें शक हो जाएगा और अपना फोन खोजने वास्ते फौटे हमारे कमरे में आ जाएंगे। खटे छुपाऊंगी फोन। अब तो एक ही रास्ता है। फोन कल रात को तो अट्ठी था। रुक्मी, कहीं यो काम रुक्मी का तो ना है? कहीं रुक्मी ने जानबूझकर हमारा फोन तो ना चुराया है?
मारा फोन कट है। मारे फोन को हाथ लगाने की थारी हिम्मत कैसे हुई? बता मारे को मारा फोन कट है, वरना क्या करोगे? जान लोगे मारी? ले लो। वैसे भी रोज जीते जी मरने से एक बार मर जाना बेहतर होगा हमारे वास्ते। और मैं जानू आपने फोन के बगैर हमारी जान भी आपके वास्ते कोई कीमत ना रखे। हाँ, मैंने ही आपका फोन लिया है, पर अब वो आपको कभी ना मिल पाएगा, क्योंकि मैंने उसे तोड़कर फेंक दिया है। फेंक दिया। अब क्या करेंगे आप कुंवर साहब? किस सबूत की दुहाई देकर मन ने डराएंगे आप? अब तो वो सबूत ही मिट गया है। अब ना ही आप 10 साल की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देकर मारे को आशु को अट्ठे बुलाने पर मजबूर कर सकोगे, और ना ही ठाकुर सा और रसाल को कोई सबूत दिखा सको। रुक्मी, ना बिंदनी, कुछ भी गलत सोच के थारे को दुखी होने की जरूरत ना है। कैसे जरूरत ना है मासा? इसी के चलते हमारी सारी आस्था पर पानी फिर गया। पर मैं भी चुप ना बैठने वाली। मैं आज ही उस तीर्थ स्थान के दर्शन करके आऊंगी जहां से म्हारे को संतान प्राप्ति का वरदान मिला था। मारे को तो पहले से इस प्रथा पे विश्वास ना था, पर चंचल की जीत के आगे मान गई। पर मारे को आचार्य जी की बात पे पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल थारी को जरूर पड़ेगी बेटा। खुश रह बेटा।
रुकिए, मैं माँ बापू ने फोन करके उन्हें ये खुशखबरी सुना देती हूँ। मैं तो ऐसी अभागन बेटी हूँ जो अपने माँ बापू को ये खबर भी ना दे सकूं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। विशाल बेटा, अरे तारी इस खबर दे तो मारे बूढ़े शरीर में जान फूंक दी बेटा। सदा सुखी रहो, मारी तो भगवान से यही दुआ है कि मारी दोनों छोरियां ने सदा खुश रखे। विशाल बेटा, तो ठीक तो है ना? हाँ बापू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तारी जीजी? बापू जीजी भी ठीक है, अच्छे ही हमारे साथ। लीजिए बात कीजिए उनसे। बापू, आप सुन रहे हो ना? हाँ बेटा, बस घना दिन बाद थारी आवाज सुनी तो यूं ही बस। बेटा रुक्मी, कुछ दिन पहला मैं एक सपना देखियो। सपना में तेरे बहुत कराते देखी मैं, थारे दर्द को महसूस भी कियो। बेटा तू सच में ठीक है ना? सपनों पर विश्वास न करो बापू। आपकी छोरी बिल्कुल ठीक है बापू। ठीक है बापू। कीसू कैसो है? अरे हाँ बेटा, गिसू तब स्कूल भी जाने लगे हुए, खेत में भी मारो हाथ बटाने लगे हुए। अरे घर आकर के बिले पतो चाले को कि थे दोनों फोन क्यों तो न जाने घर में क्या उधम मचाएगा। जब वो लौटे बापू तो उससे कहना कि उसकी दोनों बहनें उसे बहुत याद करती हैं। अब मैं फोन रखूं? ठीक है। अरे ऐसा क्या कह दिया उस करमजली रुक्मी ने जो आपके आंसू ही ना रुक रहे हैं? अरे कम से कम मारी रसाल की खुशखबरी सुनकर जरा खुशी तो दिखाओ आप। रसाल जीजी रो फोन आया तो लाओ, मारे को भी फोन दो, मारे को भी रसाल जीजी से बात अरे करनी। बेटा, अब तो थारे को बठे जाकर ही दोनों का हालचाल पता करना होगा। और बापू आप रक्षाबंधन के दिन मुझे ठीक है, ला दूंगा। सच भाभी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे तुम्हारे को ऐसे फोन पर ही मुबारकबाद देवेगी? नहीं भाभी साहब, मैं लौटते ही मोहित के साथ आकर आपसे मिलूंगी। भाई साहब को मेरा प्यार देना। मूमल तो अपना ख्याल रखना, थारे भाई साहब थारे को बहुत याद कर रहे हैं। और हाँ, राखी पर आना ना भूलना। जरूर भाभी साहब, अगर तब तक मोहित को अपने काम से फुर्सत मिल जाए तो जरूर आऊंगी। जे तू राखी पर अठे आवेगी तो हम सपने गणी खुशी होगी मूमल। मुझे भी भाभी साहब, रखती हूँ। ठीक है। मोहित, मोहित, क्या हुआ? कोई परेशानी है? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं मूमल, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहित, हम दोनों ने शादी की है। तुम्हारे सुख और दुख में तुम्हारा साथ देने का वचन लिया है। मुझसे अपनी परेशानी ना बांटकर मुझे पराया जैसा एहसास मत दिलाओ मोहित। नहीं मूमल, ऐसी बात नहीं है। प्लीज मोहित, मुझसे अपनी परेशानी शेयर करो। सच कहूं तो मूमल, मैं तुमसे बात इसलिए छुपा रहा था ताकि तुम इस बात से दुखी ना हो जाओ कि मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूं मुझे उसमें कामयाबी नहीं मिलती। पहले के नुकसान से उभर नहीं पाया, फिर से नुकसान। एक बैंक मैनेजर ने आश्वासन दिया है कि लोन मिल जाएगा,
अगर नहीं मिला तो? मोहित, तुम जिस मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हो, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। तुम्हारी इस कामयाबी की जंग में मैं कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती रहूंगी। बाप रे, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बीवी इतनी लड़ाकू है। जीजी, आप हमारी खुशी का अंदाजा भी ना लगा सको। हमारे को तो समझ में ना आ रहा है कि जब से हमारे को पता चला है कि मैं फिर से माँ बन सकूं, मैं इतनी खुश हूं कि मैं क्या बताऊं आपको। और मैं बता ना सकूं कि मैं माँ बन चुकी हूँ, पर डर तुम्हारे को इस बात का है कि जब थारे को असलियत का पता चलेगा तो थारे पर के गुजरेगी। और जीजी, कट्ठे खोयो आप। मैं तो कब से बोले जा रही हूँ। हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैं सोच रही थी कि आज पूर्णिमा है तो थारे और हमारे वास्ते मंदिर में प्रार्थना कराऊं। हाँ जीजी, आप जाओ और रसोई की चिंता बिल्कुल ना करना, मैं संभालूंगी। काश मैं भी आपके साथ जा सकती, लेकिन रसोई को लेकर कोई आपसे कुछ कहे, मैं ऐसा ना चाहूं। मैं जल्दी आऊंगी। ठीक है जीजी। हे भगवान, मैं अपनी रसाल की खुशी ने देख अपनी सारी पीड़ा भूल जाऊंगी और सदा के लिए रसाल और ठाकुर साहब के जीवन से बहुत दूर चली जाऊंगी, जहां दीप सिंह नाम का साया भी हमारे को ढूंढ ना सके। रुक्मे, रुक्मे, मैं जानता था पूर्णिमा के दिन तुम इस मंदिर में जरूर आओगी। तू कहीं आया है हटियाशा? तो तुमसे मिलने कहाँ जाता? हवेली में जाना तो दूर की बात है, तुम्हें फोन करने से भी तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। इसीलिए मैं यहाँ आ गया। मैं बस जानना चाहता था कि तुम ठीक तो हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आशा। तुमने मुझसे झूठ बोलकर, अपना दर्द छुपाकर ये तो साबित कर दिया कि तुम ठीक बिल्कुल नहीं हो। जिस दर्द को अपने दिलो दिमाग में लिए हो, तुम ठीक कैसे हो सकती हो? जिसे दर्द होवे है आशु, उसे सहने की ताकत भी आ जावे। अपने दर्द को दोस्त के साथ बांटने से दर्द कम होता है। ना आशु, मैं अपने दर्द का एहसास थारे को ना दिला सकूं। लेकिन मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूं। रुक्मी, अस्पताल में तुम परेशान थी, इसीलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं। तुम उनमें से नहीं हो जो किसी के भी साथ रिश्ता बना ले। तुम सिर्फ रणवीर से प्यार करती हो, और ये मैं जानता हूं। पर तुम खुद भी रणवीर के करीब नहीं जाना चाहोगी, क्योंकि तुम्हारी बहन रसाल रणवीर की पत्नी है। इसीलिए तुम जानबूझकर रसाल और रणवीर के बीच दीवार नहीं बनना चाहोगी। इसीलिए जाहिर है कि किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। और शायद
वो इसी परिवार में से है। यही सच है रुक्मी। उस रोज होटल रूम में भी तुम खंजर लेकर आई थी। कोई ना कोई खतरा जरूर है। बोलो रुक्मी, कौन है जो तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रहा है? रुक्मी, तुम मां बनने जा रही हो और ये सच आज नहीं तो कल हवेली वालों को पता चल ही जाएगा। कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। अरे जब शक के बिना पर वो तुम पर कोड़े बरसा सकते हैं तो पता नहीं ये सच जानकर वो तुम्हारे साथ क्या कहर ढाएंगे। बोलो रुक्मी, तुम क्यों चुप रहकर उस गुनहगार के किए पर पर्दा डालना चाहती हो? बोलो रुक्मी। रुक्मी, मैं तुम्हें बदनामी की आंच से बचाना चाहता हूं। बोलो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही चैन लूंगा। बोलो रुक्मी, तुम चुप क्यों हो? हमारे साथ जो हुआ, हमारे साथ जो हुआ आशु, मैं थारे को ना बता सकूं। तुम्हारे पर जोर मत डाल। तुम अपना दर्द नहीं बांटना चाहती हो ना? ठीक है, मैं हवेली जा रहा हूं और मैं वहां रसाल से पूछूंगा कि वो पता लगाए कि किसने तुम्हारे साथ ये घिनौनी हरकत की है। ना आशु, तू रसाल ने कुछ ना बोलेगा, वरना हमारी बहन टूट जाएगी। बोलो रुक्मी, वो आदमी कौन है जिसने तुम्हें अपमानित किया है? कौन है जो तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रहा है? बोलो रुक्मी, बोलो। बोलो रुक्मी, प्लीज रुक्मी, बोलो। चुप क्यों हो रुक्मी? बोलो रुक्मी, वो आदमी कौन है? रुक्मी बोलो। बोलो रुक्मी, बोलो रुक्मी, बोलो। ठाकुर रणवीर सिंह, ठाकुर रणवीर सिंह, ठाकुर रणवीर सिंह। वो बहुत ही भयानक और तूफानी रात थी। उस रोज घर में कोई भी ना था, सब लोग मंदिर गए हुए थे और ठाकुर साहब रणवीर नशे में था? क्या उसे कुछ भी याद नहीं? उसे किसने हक दिया है तुम्हारी इज्जत के साथ खेलने का, जबकि उसने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा तक नहीं? अब मैं देखता हूं हवेली वाले उसे क्या सजा देंगे। मैं देखता हूं। किसी को सजा मिलेगी तो वो हमारी बहन को मिलेगी। वो टूट जाएगी आशु। अभी अभी तो उसने फिर से मां बनने के सपने सजोए हैं।
हमारे को वचन दे, तो किसी को कुछ ना बताएगा। रुक्मी, ये तुम क्या कह रही हो? अठे आशु, अठे हम, मैं भगवान को साक्षी मानकर कसम खाऊ हूं कि मैं मर जाऊंगी, पर ये सच्चाई कभी ना बताऊंगी कि मारी को ठाकुर साहब का बच्चा है। मन ने वचन दे आशु, ये सच तू अपनी जबान पर कभी ना लाएगा। वचन दे मन ने आशु। आशु वचन दे मन ने, आशु मुझे वचन दे। वाह, के क्लाइमेक्स बनी है हमारी कहानी को। अब तुम्हारे को 500% यकीन हो गया है कि रुक्मी के जुबान पर रणवीर का नाम ना आवेगा और ना ही उसके आंसू का। चलदीप सिंह, कल तक जो रिपोर्ट दिखाने के लिए तो डर रहा था, भेजता हूं ना। हाँ, आपका ऑर्डर आपको कल तक मिल जाएगा। जी, ओके ओके। ठाकुर साहब हर समय कागज पे ही ध्यान रखेंगे या फिर अपने आसपास भी नजर डालेंगे? मैं कुछ समझा नहीं रसाल, तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो आप समझना ना चाहो, या फिर समझने के बाद भी अनजान पड़े रहना चाहो। ठाकुर साहब कि कुछ समय आप और मैं साथ ना गुजार सके, अपना ये कीमती समय मारे नसीब भी कर दो। चलो सर, मैं बहुत थक गया हूं। तुम कमरे में जाके आराम करो, मैं पेंटिंग रूम में हूं। क्या बात है बिंदड़ी? पिछले 2 दिनों से देख रही हूँ रणवीर अपने पेंटिंग रूम के चक्कर लगा रही हो है। अपनो सारो टेम वट्ठे लगावे गो तो इस घर में खुशियां कहां से आवेगी? ज्यादा देर न कर, भरते इस घर ने खुशियों से। ये बात है रसाल, तुम्हारी बात का जवाब काहे नहीं दे रही है? दादी साहब, जब हमारे पास कोई जवाब भी ना है तो मैं क्या बोलूं? क्या हुआ? झगड़ा हो गया तुम दोनों में? रणवीर थारे को कहीं बोला? आने दे उसे, आज कान पकड़ के पूछूंगी कि कहा हमारी बिंदनी को। ना ना दादी साहब, ठाकुर साहब कुछ ना बोले हुए। तो फिर तारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो ये बात है। पर बिंदनी, इसमें थारी भी गलती है। यही तो एक औरत ने अपना क्रिया चरित्र इस्तेमाल करना पड़े है, अपने मर्द को अपने करीब लाने के वास्ते, उसे रिझाने के वास्ते औरत को ये सब करना पड़े है। अरे इस टेबल पे हमारी फाइल थी, कटी गई। ये प्लेटें हटाओ। अरे क्या कर रहे हो? प्लेट काहे हटा रहे हो? नाश्ते के समय टेबल पे प्लेट ना रहेगी तो क्या थारे बही खाते रहेंगे? दादी साहब आपसे क्या कहूं, आपने ना देखा,
ना। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। ठीक है। कहीं उस रुक्मी ने तो गायब ना किया है। तो फिर चाल दी हमारे साथ उन्हें कट्टे छुपा रखी रिपोर्ट ने। आप कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हो? हमारे सामने अनजान बनने की कोशिश ना कर। ला दे हमारी रिपोर्ट को। हमारे को ना मालूम है आप कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो तू ऐसे ना मानेगी। जीजी, जीजी आप हमारे भाई साहब आप अठे? वो तो मैं अपने फाइल के बारे में पूछने आया था। इसे पूछने आया था कि साफ सफाई करते हो किसे मिली तो ना, पर ये तो कह रही है कि इसे मिली ना। भाई साहब जी जीजी ने फाइल देखी होती तो आपको क्यों ना बताती? जीजी आपको वो फाइल ना मिल तो जावेगी कट्टे। गलती से अगर तारे को मिल गई तो बता देना। जीजी आज आप महारे को तैयार करेंगी बिल्कुल उसी तरह जैसे आप गांव में महारे को तैयार किया करती थी। और फिर आप मैं और गेसू मेले में फोटो खिंचवाने जाते थे दिवाली के दिन। और फिर थारे को सजा हुआ देखकर माँ काला टीका लगाकर थारे को बोलती थी कि किसी की नजर ना लग जावे मारी लाडो को। साची जीजी कितने अच्छे दिन थे ना वो। हाँ बहुत अच्छे थे वो दिन, और आने वाले दिन भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपनी बहन को ऐसा श्रृंगार करूंगी कि ठाकुर साहब देखते रह जाएंगे। चल बीती बातें भुलाकर एक नया जीवन शुरू करना होवे को। हेलो ठाकुर साहब घर कब आ रहे हैं? क्या हुआ रसा? वो आपके पेंटिंग रूम में ना वो। क्या हुआ पेंटिंग रूम में? ठाकुर साहब जल्दी घर आ जाओ। हेलो रसाल, हेलो। ये सब क्या है रसाल? कुछ ना। रसाल तुमने जिस तरह फोन किया मुझे लगा कि क्या लगा आपको ठाकुर साहब? रसाल हट जाओ, जाने दो मुझे, मुझे काम है। मैंने भी आपको काम वास्ते ही बुलाया है। तुम जानती हो ऑफिस में इतनी जरूरी मीटिंग छोड़कर मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ और तुम ओके के हूँ?
ठाकुर साहब, आपने ही मारे से कहा था कि आप हमारी तस्वीर बनावेंगे और आप भूल गए। अब तो बड़े वो हो, क्या? वादा करके भूलने वाले। और कौन? रसाल, मैं ये पेंटिंग फिर कभी बनाऊंगा। ठाकुर साहब, आज मैंने पूरी तैयारी की। आप मारे को गौर से देखो तो सही। क्या बचपना है रसाल? क्या गलत काम? पापा साहब, ये राजेंद्र सिंह राणा की फाइल है। उसने अब तक पैसे दिए नहीं। आप जरा देख लेते तो अच्छा होता। ठीक है बेटा, देखता हूँ। मैं उसे फोन करके आया। ठीक है बेटा। रणवीर, क्या हुआ दादी सा? तू काहे रसाल ने दुखी कर रहा है? जब से आचार्य जी ने थारे पिता बनने की भविष्यवाणी की है, तब से रसाल कितनी खुश दिखाई देवे है, और तू उसका दिल दुखा रहा है। आखिर संतान वास्ते पति पत्नी दोनों को साथ होना ही पड़े है। थारे करीब आने वास्ते उसने श्रृंगार कियो थो, और तूने उसका दिल दुखा दियो। मैं चाहता हूँ कि रसाल का प्यार मेरे साथ हमेशा बना रहे, इसीलिए उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ दादी सा। ये क्या बोल रहा है तू? एक वारिस की चाहत में मैं रसाल की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। ऐसी क्या बात हो गई जिसका किसी को पता ना है? दादी साहब, जिस तरह रसाल ने हमारा पहला बच्चा खोया था, आप सबको तो यही पता है ना कि रसाल को दोबारा मां बनने में दिक्कत आएगी। लेकिन सच यह है कि अगर रसाल दोबारा कंसीव करती है तो उसकी जान को खतरा है। अब आप ही बताइए दादी साहब, बच्चे की चाह में मैं रसाल की जान को खतरे में कैसे डाल सकता हूं? मैं रसाल से बहुत प्यार करता हूं दादी साहब, और उसे खोना नहीं चाहता। अब हमारी समझ में आवे है कि तू रसाल से इतना कटा कटा क्यों था। मारी एक बात सुन बेटा, ऐसी कई मिसाल है कि जिसमें माँ और बेटा दोनों सही सलामत रहे हैं, और फिर बच्चा पैदा होने में माँ के साथ साथ भगवान की मर्जी भी शामिल हुए है। तो रसाल ने देख, वो कितनी खुश है। हर औरत बच्चे की बिना अधूरी कहलावे है। तू रसाल से उसका ये अधिकार मत छीन रणवीर, और फिर विधि के विधान के आगे अच्छे अच्छों की सोच झूठी हो जावे है। अगर थारी कुंडली में ऐसी कोई बात होती तो आचार्य जी जरूर बताते। भगवान पे भरोसा रख और रसाल ने ये खुशी पाने का मौका दे दे बेटा। ठाकुर साहब, उतारो मारे को। और अगर ना उतारूं तो?
अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो फिर दिन भर मुझसे बकबक कौन करेगा? चलो। What? अब तो नीचे उतार दिया ना मैडम, अब तो बात करो। अरे को आपसे बात ना करूं। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? ये देखो तो सही। रुक्मणी, 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 रुक्मणी। पैसा क्या है ये? क्या है ये? क्या है? क्या है? किसका पाप अपने कोख में लेकर घूम रही है तू? इस रिपोर्ट में साफ लिखी हुआ है, नाम रुक्मी, स्टेटस ऑफ प्रेगनेंसी पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि ये पेट से अब सवाल यह है कि कौन है इसके होने वाले बच्चे का बाप। पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई है। ये ना हो सके। हरी जीजी पर झूठो लांछन लगाया जा रही हो, इन्हें बदनाम करने की कोई चाल चली जा रही है। अरे कुछ तो कारण होगा इसको बदनाम करने के पीछे। सच पूछो तो ये हम सबको बदनाम कर रही है। और बिननी, तू भी इसकी पैरवी कर रही है। इसका पक्ष लेने से पहले पूछ कि किसका पाप लेके घूम रही है अपने पेट में। कोई पाप ना कर सके हमारी जीजी, झूठ है ये सब। पहले भी तुम्हारी जीजी ने बदनाम करने वास्ते किसी ने विक्रम शेखावत का नाम बोलकर झूठा इल्जाम लगाया था, जो एकदम से बेबुनियाद साबित हो गया था। और आज फिर से ये अस्पताल की रिपोर्ट मंगवाकर कोई हमारी जीजी के माथे पर कलंक लगाने की कोशिश कर रहा है। ठाकुर साहब आप पता करो अस्पताल से, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं विनती करूं आपसे, आप पता करो। ठाकुर साहब, हम भी तो अस्पताल गए थे जब जीजी बेहोश हुई थी। फिर ये किस अस्पताल की रिपोर्ट आ गई हमारी जीजी को शर्मसार करने वास्ते। आप अभी फोन लगाओ, पता करो कि क्या बात है। ताया साहब, मैं रसाल की बात से सहमत हूं। हो सकता है पिछली बार की तरह ही इस बार भी ऐसे ही कुछ हो।
और फिर मैं खुद हॉस्पिटल गया था, वहां तो किसी भी डॉक्टर ने ऐसी कोई बात नहीं कही। ले छोटा, मैं अस्पताल का नंबर लगा देता हूं, तो खुद ही बात कर ले। हेलो, आपके अस्पताल में रुक्मी नाम की पेशेंट आई थी, उसके रिपोर्ट के बारे में पूछताछ करनी थी। जी होल्ड कीजिए। ले छोटे, तू खुद ही बात कर ले। रुक्मिणी नाम की पेशेंट की पॉजिटिव रिपोर्ट है, वो माँ बनने वाली। रिपोर्ट सही है, रुक्मी प्रेग्नेंट है। ना ना ठाकुर साहब, मैं ना मार सकूं, ये झूठ है। ये झूठ है? अरे कैसे झूठ हो सके? रणवीर ने अपने कानों से सुना है। जे होटल की आंखों देखी बात झूठ हो सके, तो कानों सुनी बात भी झूठ हो सके है भाई साहब। जे थारे को हमारी बात पर विश्वास ना, तो पूछ अपनी जीजी से कि हमारे हाथ में जो रिपोर्ट है वो सही है या गलत। पूछ। अरे थारे को तो रणवीर की कानों से नहीं बात पर विश्वास था ना, तो इससे ही पूछ ले तू। जरूर जरूर पूछूंगी मैं जीजी से। जे आज मारी जीजी चुप है, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हमारी जीजी झूठ ना बोल सके है झूठ। जीजी जीजी, हमारे को आप पर कोई शक ना है। मैं जानू कि ये रिपोर्ट झूठी है। अब बताओ सबने कि ये सरासर झूठ है। बोलो जीजी, बोलो कि कोई आप पर लांछन लगाने की कोशिश कर रहा है। जीजी आप डरो ना, मैं आपके साथ हूं। बोलो जीजी, बताओ सबने कि ये झूठ है। जीजी किसके डर से चुप हैं आप? सरेआम आपका अपमान हो रहा है। मैं आपको अपमानित होते ना देख सकूं। आपको मारा वास्ता जीजी, बोलो कि जो इल्जाम आप पर लगाया जा रहा है वो झूठ है। जीजी अरे रसाल, क्यों इस सच को झूठा साबित करने वास्ते इस रुक्मिणी शब्द देना चाहे तू? जीजी आप चुप क्यों हो? अगर झूठ हो तो बोलेगी ना, सच्चाई को कोई ना झुकला सके। इससे क्या, ये अगर रिपोर्ट की बात झूठी हो तो हवेली में माता रानी के मंदिर के सामने कसम खाए कि इसके पेट में किसी का पाप ना है। ये पेट से ना है, कैसे माता रानी के सामने कसम खाए? हाँ जरूर खावेगी भारी जीजी माता रानी के सामने कसम। और उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कट्ठे से आई है ये झूठी रिपोर्ट। चलो जीजी, चलो हमारे साथ।
मारी जीजी की सच्चाई की आखिरी परीक्षा होगी। आज के बाद मारी जीजी से कोई सफाई ना मांगी जाएगी। जे सफाई मांगी जाएगी तो सिर्फ इस बात की कि अस्पताल की ये झूठी रिपोर्ट इस घर में मारी जीजी के नाम कट्ठे से आई। कौन है जो मारी जीजी पर लांछन लगाना चाहे? अरे काय समय बर्बाद कर रही है तू? कौन भला इस मनुष्य दासी का चरित्र मिट्टी में मिलाना चाहे? जीजी, माता रानी के सामने कसम खाकर साबित कर दो कि हमारी जीजी गंगा की तरह पवित्र है। फिर मैं किसी को भी आप पर कोई लांछन लगाने ना दूंगी। खाओ कसम और झूठा साबित कर दो इस रिपोर्ट ने। बोलो जीजी, खाओ कसम। हे भगवान, आज हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता ना बच्चों है। रसाल, ना चाहते हुए भी मैंने आज थारे यकीन को तोड़ना पड़ रहा है। जीजी, इसको के मतलब? इसका मतलब ये है कि जिस रुक्मी की तू कसम दिला के इस रिपोर्ट को झूठा साबित करना चाहती थी वो एकदम सही है। इस रुक्मी ने हमारे खानदान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया। अरे दादी साहब देखो ना, जिस रुक्मी पे आपको नाज था, देखो क्या किया सुन। ये क्या किया रुक्मी? क्यों किया? मारे को तो अभी भी यकीन आ रहा है कि जे रुक्मी इतने दिनों से जी हमारे भाई को धोखा देके इसका जीना भरा। ये तो मौके की ताक में थी कि कैसे हमारे परिवार का सर शर्म से झुका दे। इसके मासूम चेहरे के पीछे धोखा ही धोखा छिपी हुआ है। जीजू साहब देखियो, आपके सामने भी लाज शर्म छोड़ दी है। रसाल, 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 रसाल संभालो अपने आप को। क्या हो गया रसाल? बोल ना। क्या हो गया रसाल? कितना भरोसा था इस रसाल ने रुक्मी पर, पूरे घर से लड़ पड़ी इस वास्ते। और इसे देखो क्या हाल बना दिया बेचारी का। रसाल कुछ तो बोलो। रसाल संभालो अपने आप को। रसाल जीजू साहब देखो क्या हाल बना दिया है इसका, और फिर ऊपर से मगरमच्छ के आंसू बहाकर नाटक कर रही है। रसाल
खबरदार रुकमी, खबरदार रुकमी, खबरदार रुकमी। अब अगर तुमने एक कदम मेरा साल की तरफ बढ़ाया, मैं तुम्हारा मनुष्य साया रसाल के ऊपर नहीं पड़ने देना, समझी तुम? देवर साहब मारे को लाके कि रसाल को बहुत गहरा सदमा लग गया है। रसाल ने इसके कमरे ले चल, इसे कुछ देर अकेले छोड़ दे, इससे अभी कोई सवाल ना करना। चल रसाल चल। चलो। मुंह नहीं खोला, अब देखो उसकी क्या हालत हो गई है। तो ऐसा हर मौके पे इसने हमसे झूठ बोला है, हमें धोखा दिया है और हम सब इसकी गलतियों को माफ करते रहे, लेकिन इस बार इसने हद पार कर दी है। देख रहे हो ऐसे इस बेशर्म को, इस हद तक गिरने के बाद भी हमारे सामने खड़ी है। तो अपना हाथ गंदा कर रहा है, चल छोड़िए वहां से। मैंने आज तक इसने जैसी मतलबी और चरित्रहीन औरत नहीं देखी। ये तो औरत जात पर ही कलंक है। हमें अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ा इसने, पता नहीं किस किस के साथ थी, बोलते हुए भी घिन आती मुझे। हे भगवान, जिस आदमी की वजह से आज मैं मुजरिम के कटघरे में खड़ी हूँ, वही हमारे पर चरित्रहीनता का आरोप लगा रहा है। आज तुम्हारी वजह से जो रसाल की हालत हुई है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा रुक्मी। तायसा इसे इसी वक्त हवेली से बाहर निकाल दीजिए। अगर ये एक पल और मेरी आंखों के सामने रही ना, तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। उस दिन मारे से गलती हो गई कि मासा की बात मानकर इसे एक मौका दे दिया इस घर में रहने का। मैं तेरे बात से सहमत हूं। रुक्मणी को अभी के अभी इस घर से निकाल दिया जाए। वापस ऐसे कैसे निकाल दे से? इसने हमारे खानदान की इज्जत के साथ खेलने की जरूरत की है। उस दिन होटल में साथ समय बिताने के बाद ये यश अठे आकर मारिक और रणवीर को झूठा साबित कर गया। उस दिन भी झूठ बोल गया कि वीकनेस की वजह से ये बेहोश हो गई थी, जबकि उसे पता था कि ये पेट से है। इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद कैसे छोड़ सकते से पापा साहब? जीजू साहब, इतना बड़ा कांड करने के बाद घर से निकाल देना इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा था जीजू साहब। यश और रुक्मी के रिश्ते में थोड़ी भी सच्चाई हुई तो आप दोनों को जान से मार दोगे। आपको फैसला बिल्कुल सही था जीजू साहब। आप अपने फैसले को बदल दोगे तो सब गलत हो जाएगा। मार दो रुक्मी के आशिक को। ना सुने दौर से उसकी कोई गलती ना है ठाकुर साहब। उसे बच तो ठाकुर साहब, उसे बच तो, उसकी कोई गलती ना है। तो फिर किसका पाप लिए घूम रही हो अपनी कोख में? हाँ, जवाब दो। बोल, किसका पाप है? पापा साहब इसकी चुप्पी बताती है कि इसके पाप का भागी हो यश है। उसका नाम ना लेकर उसे बचाना चाहती है। डॉक्टर यश को पकड़कर अठे ले आओ। इन दोनों को सजा एक साथ मिलेगी। सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत।